Good morning, everyone. Good morning, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए कंटिन्यू करें अब। आज स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग में लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, एंड दैट इज बाइनरी आईओ। सो आज के लेक्चर में डिस्कशन बाइनरी मोड ऑफ इनपुट आउटपुट के बारे में अपन करेंगे यूजिंग बाइनरी आईओ। ठीक है, अब बाइनरी आईओ क्या है इसको समझने की शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के दे रहा हूं, उस प्रोग्राम को देखिएगा और जो मैं पूछूंगा उससे उसका मुझे आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं एक प्रोग्राम के थ्रू पूछूंगा, उस प्रोग्राम को देखकर जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर देने की कोशिश आप कीजिएगा। सो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसी से हमारा अगला टॉपिक कनेक्टेड है। प्रोग्राम बस इतना है जितनी आपने सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग पढ़ी है। क्वेश्चन सुनिए और मुझे जवाब दीजिए। मुझे पाई की वैल्यू फाइल में लिखवानी है। पाई मेरे पास एक वेरिएबल है और मुझे पाई की वैल्यू फाइल के अंदर राइट करनी है। तो आप बताइए, जितनी आपने सी फाइल हैंडलिंग करी है ये काम आप कैसे करने वाले हैं? लेट मी ओपन दिस। तो ये हमारा फाइल एग्जांपल्स वाला प्रोजेक्ट है। एफ प्रिंट एफ से करने वाले हैं, बिल्कुल सही है। सो नोटिस करिए ध्यान से अब मेरी एक बात। अपन ने एक सिंपल सा कोड फाइल हैंडलिंग का लिखा। I'll call it example 11. फाइल एग्जाम्पल 11 इसका नाम दे रहा हूं मैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि हम इसको एफ प्रिंट एफ से करेंगे, बिल्कुल वैसा ही मैंने करा। stdio.h हेडर फाइल, stdlib हेडर फाइल, दोनों को इंक्लूड करा। मेन के अंदर आया। मेन में आकर फाइल का एक पॉइंटर डिक्लेयर करा मैंने, फाइल पॉइंटर fp। fp से एक फाइल ओपन करवाई। इमेजिन कर लीजिए वो फाइल है d:\maths.txt और फाइल को मैंने ओपन करवाया w मोड में। ठीक है, इससे फाइल ओपन हो जाएगी जो मैंने लाइन लिखी है। जल्दी जल्दी बोलिए, हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने चेक कर लिया इफ fp डबल इक्वल टू नल। अगर फाइल ओपन नहीं हो पा रही है किसी रीजन से तो मैंने कह दिया सॉरी, फाइल कैन नॉट बी ओपन्ड, और यहीं से कर गए हम रिटर्न। ठीक, अब अगर फाइल ओपन हो गई है तो मेरे पास एक पाई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 3.14। मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू फाइल में राइट करवानी है। एज वी नो, ये करने के लिए अपन लिखेंगे प्रिंट एफ fp कॉमा परसेंटेज f कॉमा पाई। क्या बोलते हैं, इसे लिखेंगे। उसके बाद हमने फाइल को बंद कर दिया बाय कॉलिंग f क्लोज, और उसके बाद अपन ने कहा प्रिंट एफ फाइल सेव्ड रिटर्न 0। ठीक है, प्रोग्राम को रन करूंगा तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। एफ प्रिंट एफ, सॉरी। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। कहीं और मिस्टेक तो कुछ कोड में नहीं है। चलिए इंट मेन कर देते हैं, ये भी ठीक है। ठीक, अब तो परफेक्ट है कोड। ठीक है, तो मैंने इस कोड को रन करा, प्रोग्राम रन हुआ, मुझे मैसेज मिल गया फाइल सेव्ड। ओके, नाउ टेल मी, ये जो पाई है ये कितने बाइट का वेरिएबल है? हाउ मेनी बाइट्स अ फ्लोट ऑक्यूपाइज इन मेमोरी? 4 बाइट्स, राइट। इसका मतलब जब हम फाइल को जाकर चेक करेंगे, फाइल का नाम मैंने दिया है
maths.txt। तो जब मैं maths.txt नाम की फाइल को चेक करूंगा, इसकी भी साइज 4 बाइट्स आनी चाहिए, हाँ या ना? maths.txt की भी साइज 4 बाइट आनी चाहिए, लेकिन जब आप इसे वेरीफाई करेंगे तो ये 4 की जगह 8 बाइट्स आ रही है। कैन यू टेल मी वाई हमें फाइल की साइज 8 बाइट्स मिल रही है, जबकि लिखवाया तो हमने इसके अंदर सिर्फ एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है पाई। व्हाट इज द रीजन कि हमें फाइल की साइज 8 बाइट मिल रही है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट। अगर मैंने एक फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू लिखवाई है, वी ऑल नो फ्लोट ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 4 बाइट, देन व्हाई द फाइल इज रिपोर्टिंग दैट इट इज ऑफ 8 बाइट्स? फाइल की साइज कहीं 4 बाइट होगी मतलब? वेरी गुड मनीष। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें भले ही लग रहा हो कि हमने फाइल के अंदर फ्लोट लिखा है, लेकिन जब एफ प्रिंट एफ फाइल के अंदर कुछ भी लिखता है, चाहे फ्लोट लिखे, चाहे इंटीजर लिखे, चाहे स्ट्रिंग लिखे, हर चीज को लिखता है एक एक सिंगल कैरेक्टर की तरह। हर चीज को एक एक सिंगल कैरेक्टर की तरह लिखता है, राइट? इसका मतलब फाइल में ये जो वैल्यू राइट हुई है, पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं, फ्लोट की जो साइज होती है प्रिसीजन वाइज वो 6 का होता है ना। तो अपन ने भले ही फ्लोट पाई को लिखा है 3.14, हमने तो इसको ऐसे दिया है ना? लेकिन जब एफ प्रिंट एफ ने इस पाई को फाइल के अंदर लिखा परसेंटेज एफ कॉमा पाई से, तो उसने फाइल के अंदर क्या लिखा? उसने फाइल के अंदर लिखा, ध्यान से देखना, 3.140000। ठीक है? मेमोरी में 3.140000 कितने बाइट्स की वैल्यू है? मेमोरी में, रैम में 4 बाइट की। लेकिन फाइल में ये 8 बाइट मानी जा रही है। क्यों मानी जा रही है? क्योंकि एवरी डिजिट, एवरी सिंगल, एवरी डिजिट, एवरी सिंबल इज बीइंग रिटन एज वन कैरेक्टर। हर डिजिट, हर सिंबल फाइल के अंदर एक कैरेक्टर की स्पेस के लिए जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब ये सब कैरेक्टर वैल्यूज हैं? बिल्कुल, ये ऐसे हैं फाइल के अंदर जाकर। तो अगर आप टेक्निकली सोचें तो ये 3 नहीं है, 3 की जगह क्या है? ये 3 की जगह 52 है। 3 का आस्की आ रहा है समझ? 51, सॉरी, 3 का आस्की, राइट? इसी तरह से ये जो डॉट है, यहाँ डॉट की आस्की राइट हो रही है। ये जो 1 है, यहाँ राइट हो रहा है 1 का आस्की विच इज 49। इस तरह से डेटा फाइल के अंदर राइट हो रहा है। एक्चुअल में ये देख भले ही आपको रहे हैं कि इंटीजर्स लिखे हैं आपने, बट द रियलिटी इज लिखा आपने फाइल के अंदर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को है। जब आप फाइल खोलकर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा भी अंदर लिखा हुआ है 3.140000, लेकिन अगेन ये हमारी नजरों का धोखा है। हमें लग रही है कि ये फ्लोट वैल्यू है, बट इन रियलिटी दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। समझ आया सबको? ये 8 बाइट क्यों ले रही है, राइट? ठीक है। तो पहला नुकसान जो आपने अभी तक फाइल लर्निंग पढ़ी है तो आपको नजर आएगा, पहला नुकसान जो नजर आएगा वो ये कि आपने अभी तक जितना फाइल हैंडलिंग सीखी है, जो भी डेटा फाइल के अंदर राइट होता है वो डेटा राइट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इसका मतलब जितना डेटा आप राइट करते हैं फाइल में, उससे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई होती है। जल्दी जल्दी बोलिए। जितना डेटा आप राइट करते हैं उसमें जगह उससे ज्यादा ऑक्यूपाई होती है। यस, यानी इवन अगर आप एक इंटीजर लिखते हैं जो 4 बाइट की जगह लेता है, तो वो 4 बाइट की जगह ना लेकर उतनी बाइट की जगह लेगा जितने उस इंटीजर के अंदर डिजिट्स हैं। मानते हैं? आ रही है बात समझ में, राइट? ठीक। पहला ड्रॉबैक ये है फाइल हैंडलिंग में जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं उसमें। तो लेट मी राइट दीज पॉइंट्स। सो द फाइल हैंडलिंग approach we have used till now is called text mode IO। ये जो आप कर रहे हैं ना, जब से फाइल हैंडलिंग शुरू हुई है तब से लेकर आज तक, उसे फाइल में बोलते हैं अपन टेक्स्ट मोड IO, राइट? दिस मीन्स दैट दिस मीन्स दैट
whatever we write in the file, जो भी हम फाइल के अंदर राइट करते हैं, whatever we write in the file gets stored in the form of sequence of characters. Sequence of characters. So even if we write integers or float values, of course we write it using fprintf, still these values are not stored as still these values are not stored as they appear in RAM. Rather, they are copied in the file. As a sequence of characters. For example, the value float pi equal to 3.14. For example, consider the code. Float pi equal to 3.14 and fprintf fp comma %f comma pi. When the above code will run, it will write the value of pi, which is 3.140000, as a sequence of ASCII characters. Due to this, the space occupied by the file will be कितने bytes? Exactly, will be of 8 bytes instead of 4 bytes, which is the actual size of a float. फ्लोट की जो एक्चुअल साइज है उससे ज्यादा, क्योंकि प्रिंटफ फैमिली का फंक्शन है। प्रिंटफ क्या करता है? आपको क्या लगता है, आप प्रिंटफ को इंटीजर देते हैं तो वो स्क्रीन पे इंटीजर लिखता है? क्यों प्रदीप, ऐसा लगता है? यस, कंसोल पे भी आस्की में ही प्रिंट होता है। इसीलिए तो आप याद करिए, जब आप प्रिंटफ की रिटर्न वैल्यू रिसीव करते हैं तो प्रिंटफ आपको यही तो बताता है ना उसने कितने कैरेक्टर स्क्रीन पे लिखे। तो अगर मैं प्रिंटफ से पाई की वैल्यू स्क्रीन पे लिखवाऊंगा तो प्रिंटफ स्क्रीन पे भी पाई की वैल्यू एज अ स्ट्रिंग लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा जैसे मुझे और आपको लग रहा है। तो ये इतने दिन तक आप गलतफहमी, इनफैक्ट आपने सी अच्छे से पढ़ी है तो ये गलतफहमी आपको होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने सी ढंग से पढ़ी है तो आपने प्रिंटफ की रिटर्न टाइप पढ़ी होगी। प्रिंटफ की रिटर्न टाइप क्या होती है बताइए? इतना चौंकने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। प्रिंटफ की रिटर्न टाइप इंटीजर होती है, राइट? तो अगर मैं प्रिंटफ को बोलता हूं वो इस इंटीजर वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर लिखे 125, ठीक है? अगर मैं इसको स्क्रीन पे लिखवाता हूं बाय राइटिंग printf %d कॉमा a, ऐसे, तो प्रिंटफ मुझे रिटर्न करके बताता है ना उसने कितने कैरेक्टर्स या बाइट्स लिखी, जिसे मैं एक्स में रख सकता हूं। क्या लगता है आपको इस केस में एक्स में क्या आएगा? क्या आएगा एक्स में इस केस में? 3। अब मुझे बताइए 3 बाइट का कौन सा इंटीजर होता है? सुना है कभी आपने किसी लैंग्वेज में 3 बाइट के इंटीजर्स? तो ये कैसे बोल रहा है कि इसने 3 बाइट लिखी है? ये कैसे कह रहा है कि इसने 3 बाइट लिखी है? इसका मतलब आपको लग रहा है कि इसने 125 लिखा है। इसने स्क्रीन पे 125 नहीं लिखा है, इसने 1 लिखा है एज अ कैरेक्टर, फिर 2 लिखा है एज अ कैरेक्टर, फिर 5 लिखा है। तो ये कितनी लेंथ हो गई? ये लेंथ हो गई अपने आप में 3 बाइट की। वही तो फाइल में हो रहा है। सो व्हाई वी आर गेटिंग सो मच सरप्राइज्ड? इसमें इतना चौंकने वाली बात ही नहीं है कोई।
हाँ प्रियांशु, लेकिन ये तब होगा ना जब तुम ये गारंटी ले लो कि एक ही डिजिट का इंटीजर लिखोगे। क्या गारंटी लेते हो बताओ? अगर किसी का रोल नंबर लिखोगे, किसी का मोबाइल नंबर लिखोगे, जो मोबाइल नंबर लॉन्ग में आकर 4 बाइट में एडजस्ट हो सकता है वो फाइल में जाकर 9 बाइट का होगा। फिर कैसे कह सकते हो? है कि नहीं? तो ये जो टेक्स्ट मोड ऑफ आईओ है, ये तभी तक अच्छा है जब तक आप बेसिक लेवल की फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं। अगर आपको बल्कि डेटा स्टोर करना है फाइल में, तो क्या ये सॉल्यूशन सही है? जल्दी जल्दी बोलो, क्या ये सॉल्यूशन सही है? नहीं है। दिस इज बैड सॉल्यूशन। आप अननेसेसरी, अगर मान लीजिए 10 स्टूडेंट के रोल नंबर्स लिख रहे हैं, हर एक के रोल नंबर में मान लीजिए 6-6 डिजिट्स हैं, तो फाइल आपकी 60 बाइट्स की होगी। क्योंकि होनी कितने बाइट की चाहिए? अगर आप 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिख रहे हैं और हर एक के रोल नंबर में 6 डिजिट हैं, तो फाइल होनी चाहिए 40 बाइट्स की। ये मानते हुए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उस पर एक इंटीजर 4 बाइट का है, लेकिन आपके केस में एक इंटीजर 6 बाइट का होगा, क्योंकि वो पर डिजिट मेमोरी कंज्यूम करेगा। है ड्रॉबैक। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन क्या है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? एक ड्रॉबैक तो ये है, ठीक है। मैं आपको दूसरा ड्रॉबैक दिखाता हूँ। साइज तो एक अलग प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम सोचिए ध्यान से। Another problem with this approach is, इमेजिन करिए हम ये पाई ना लिखकर किसी के अकाउंट नंबर को सेव कर रहे होते, बैंकिंग डिटेल सेव कर रहे होते, क्रेडिट कार्ड का नंबर सेव कर रहे होते, या अकाउंट का बैलेंस सेव कर रहे होते, या पिन नंबर सेव कर रहे होते, कुछ सेव कर रहे होते फाइल के अंदर। तो क्या ये कंटेंट कोई भी नोटपैड से फाइल पढ़ेगा तो उसके पढ़ने में आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए। चलो साइज को तो अपन अलग छोड़ते हैं, साइज की बात छोड़ देते हैं। अगर साइज को मैं कंसिडर नहीं भी करूं, अभी मैंने पाई लिखा है, इमेजिन करिए पाई की जगह किसी का क्रेडिट कार्ड का नंबर होता, और मैं वो क्रेडिट कार्ड का नंबर अपनी फाइल में सेव कर रहा था, क्योंकि मैं बैंक में काम कर रहा हूं और एज अ बैंकिंग एप्लीकेशन ये अकाउंट डिटेल्स फाइल में सेव होना जरूरी है। तो कोई किसी के भी हाथ अगर वो फाइल लग जाए जिस फाइल के अंदर ये बैंकिंग की अकाउंट की डिटेल्स हैं, तो वो बंदा नॉन प्रोग्रामर होते हुए भी फाइल के कंटेंट्स पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? पढ़ लेगा ना। इसका मतलब इस अप्रोच में सेकंड ड्रॉबैक क्या है? डेटा सिक्योर नहीं है। डेटा कोई भी आराम से रीड कर सकता है, किसी के भी समझ में डेटा आ जाएगा, क्योंकि डेटा डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है। सो another problem with this approach of file handling is that if we write sensitive data in the file, like credit card details or account details or passwords, etc., then these contents can be easily read through Notepad, since the file is a text file. राइट? सेकेंड ड्रॉबैक भी समझ में आया? ठीक है। अब इन ड्रॉबैक्स का सॉल्यूशन क्या है, क्या करें कि ये प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर पाए? तो जवाब सुन लीजिए। द सॉल्यूशन टू बोथ द अबव प्रॉब्लम्स the solution to both the above problems is to use binary mode in file handling. फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट मोड छोड़िए और यूज करिए बाइनरी मोड। ठीक है। क्वेश्चन आता है बाइनरी मोड क्या होता है, व्हाट इज बाइनरी मोड, और कंपाइलर को कैसे बताते हैं कि हम बाइनरी मोड यूज करना चाहते हैं? तो पहले सुन लीजिए बाइनरी मोड होता क्या है। ठीक, एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नाम देखकर आपको समझ में आना चाहिए, इन बाइनरी मोड whatever data we write in the file whatever data we write in the file
gets stored in it in binary format. ठीक है, और ये वही फॉर्मेट है, अगर आप अपने बेसिक्स याद करें, जिस फॉर्मेट में डेटा रैम में स्टोर होता है। जल्दी बोलो। यस, दिस इज द सेम फॉर्मेट इन विच डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड रैम। दिस इज द सेम फॉर्मेट in which data is stored inside RAM. डेटा रैम में जिस फॉर्मेट में स्टोर होता है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में डेटा बाइनरी मोड में स्टोर होता है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. फायदा क्या है इसका? जब डेटा ऐसे स्टोर होगा तो फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है बाइनरी मोड के? What are the advantages of binary mode? तो पहला फायदा, since data is stored in the same way like it appears in RAM, डेटा जैसे रैम में होता है बिल्कुल वैसे ही स्टोर होता है, तो इसका पहला बड़ा फायदा ये होगा, द डेटा occupies same amount of space as it occupies in RAM. आ रही है बात समझ? तो फ्लोट कितने बाइट लेंगे? बोलिए बोलिए। दैट इज अ फ्लोट विल ऑक्यूपाई 4 बाइट ओनली irrespective of the number of digits it is having. उसमें कितने भी डिजिट्स हों, फाइल के अंदर जाने के बाद जगह 4 ही बाइट ऑक्यूपाई करेगा फ्लोट। पहला बेनिफिट क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बोलिए। फर्स्ट बेनिफिट इज क्लियर, राइट। सेकेंड बेनिफिट, since data is in binary format, it will be impossible for anyone to read its contents, to read files contents using simple softwares like notepad. नोटपैड जैसे साधारण सॉफ्टवेयर से फाइल का डेटा रीड कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। इनफैक्ट पता ही नहीं चलेगा फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, बिना मांगे आपको डेटा सिक्योरिटी मिल जाएगी। इन अदर वर्ड्स, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, द डेटा विल बी एनक्रिप्टेड। आपके कुछ करे बिना ही डेटा अपने आप एनक्रिप्ट हो जाएगा and will become more secure as compared to the data written in text mode. आई बात समझ में? नहीं, कोई भी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट कुछ यूज नहीं करती, वो डिपेंड करता है आप कौन सा मोड यूज करना चाहते हैं। यहां भी तो आपने मोड बताया है ना, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट मोड। आपने डब्ल्यू कहा है तभी तो आपको टेक्स्ट मोड मिल रहा है। So it means text mode data would be converted from RAM to readable format. कहां पर? मैं समझा नहीं। कहां से कहां के डेटा की बात हो रही है अर्पित? टेक्स्ट मोड में क्या? टेक्स्ट मोड में क्या, मैं समझा नहीं। जब फाइल में लिखा जाता है रैम से, हाँ, तो वैसे ही लिखा जाता है जैसे प्रिंटफ लिखता है स्क्रीन पे। उसमें क्या फर्क पड़ रहा है आपको? बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी ना लग रहा है उसमें कुछ। प्रिंटफ क्या बहुत ज्यादा समय लेता है? नहीं। तो फिर
इट डजंट मैटर, ये स्पीड के लिए नहीं कर रहे हैं अपन लोग। प्रिंटफ अभी भी तो आप फंक्शन यूज करोगे ही ना, चाहे कोई भी फंक्शन यूज करो। और मेनली फंक्शन के कारण स्पेस टाइम कितना लग रहा है वो उसके ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। हम ये देखकर नहीं बता सकते हैं फंक्शन का टास्क क्या है, उसके हिसाब से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता लग जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्योंकि डेटा आपका बाइनरी मोड में है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो आराम से इस डेटा को पढ़ पाए। इतने आसान नहीं होगा। इनफैक्ट आप अभी देखिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने फाइल में क्या लिखा है अगर मैं आपको बाइनरी मोड की फाइल दिखाऊंगा, जबकि आप जानते होंगे लिखा क्या है, लेकिन नोटपैड में खोलेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखा गया है। ठीक है, तो ये थे बाइनरी मोड के एडवांटेजेस। सो द बॉटम लाइन इज, thus for every real world application it is always advised that we must use binary mode of file handling rather than text mode। ठीक है, तो अब से हम भी शिफ्ट हो रहे हैं किससे किस पे, टेक्स्ट से बाइनरी पे। अब आएगा अगला सवाल, कंपाइलर को कैसे बताएंगे, हाउ टू इन्फॉर्म द कंपाइलर दैट वी वांट टू यूज बाइनरी मोड। कंपाइलर को कैसे बताओगे आप कि आप बाइनरी मोड यूज करना चाहते हो। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ये करने के लिए दिस इज डन बाय एडिंग अ सफिक्स ऑफ बी विद ऑल द मोड्स। जितने भी मोड आपने अभी तक पढ़े हैं उन सब में बी ऐड हो जाएगा। मतलब डब्लू पढ़ा था, अब वो डब्लू बी बन जाएगा, राइट। आर पढ़ा था, वो अब आर बी बन जाएगा। ए पढ़ा था, वो अब ए बी बन जाएगा। डब्लू प्लस पढ़ा था, वो अब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डब्लू बी प्लस, राइट, आर बी प्लस और ए बी प्लस। ठीक है, ऑपरेशंस बिल्कुल सेम रहेंगे जो अपन ने सीखे हैं, बस मोड लिखने का स्टाइल बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इन बाइनरी मोड, अगर आप फाइल ओपन करना चाहते हैं और उसमें बाइनरी मोड में राइटिंग करना चाहते हैं, वी वुड राइट, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फाइल पॉइंटर एफ पी इज इक्वल्स टू एफ ओपन डबल कोट्स डी कोलन डबल बैक स्लैश, लेट से आपने नाम दिया डेटा डॉट डैट। ठीक है, डैट एक्सटेंशन में मत जाइएगा, वो कुछ भी हो सकता है, हम txt भी लगा सकते हैं, डैट भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, इट डजेंट मैटर। और ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी प्लस। तो इस लाइन से क्या हो रहा है, इस लाइन से एक फाइल ओपन हो रही है जिसका नाम है डेटा डॉट डैट टी ड्राइव में, जिसमें कंपाइलर को ये कहा जा रहा है कि प्रोग्रामर राइटिंग करेगा, लेकिन करेगा इन बाइनरी मोड। तो मैंने यहाँ पर यूज करा हुआ है डब्ल्यू बी प्लस, हटा दिया मैंने वरना वो रीडिंग भी होती। मैंने लिखा है सिर्फ राइटिंग करनी है, तो आप इस मोड में फाइल को ओपन करेंगे। आ रही है बात समझ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। शुरू करो। लेकिन अब एक छोटी सी चीज है जो आपको बदलनी पड़ेगी, जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी चीज, अब आपने लिखने और पढ़ने के जितने भी तरीके पिछले 3 से 4 दिनों में पढ़े, वो सारे तरीके फेल हो जाएंगे, क्योंकि बाइनरी मोड के लिए अलग फंक्शंस हैं डेटा राइट और रीड करने के लिए। फिर सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आपने जितने भी तरीके पिछले दिनों फाइल में राइट और रीड के पढ़े, कितने पढ़े, टोटल 6 फंक्शंस पढ़े आपने लिखने और पढ़ने के मिलाकर। 3 पढ़े लिखने, 3 पढ़े पढ़ने वाले फंक्शन। एफ गेट सी, एफ गेट एस, एफ स्कैन एफ, ये पढ़ने वाले फंक्शंस थे। एफ पुट सी, एफ पुट एस, एफ प्रिंट एफ, ये लिखने वाले थे। लेकिन ये सब के सब कौन से मोड के फंक्शंस हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, ये कौन से मोड के फंक्शंस हैं। ये सब के सब विदाउट मेंशनिंग ये टेक्स्ट मोड के फंक्शंस हैं।
आप कहते कुछ नहीं है, लेकिन कंपाइलर इन्हें टेक्स्ट मोड का फंक्शन मानकर चलता है, क्योंकि ये सब के सब टेक्स्ट मोड के फंक्शंस हैं। जो भी डेटा ये लिख रहे थे, ये लिख रहे थे इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट। अगर आप बाइनरी मोड यूज करते हैं तो फिर आप हमेशा यूज करेंगे दो फंक्शन, सिर्फ दो फंक्शन, एक लिखेगा एक पढ़ेगा। कौन कौन है वो दो? एक का नाम है एफ राइट और एक का नाम है एफ रीड। एफ राइट से क्या होगा? एफ राइट से फाइल में डेटा राइट होगा और एफ रीड से फाइल से डेटा आप रीड करेंगे। आ रही है बात समझ? इज दिस क्लियर? तो अगर आपको बाइनरी मोड यूज करना है तो आपको चेंज करके एफ राइट और एफ रीड फंक्शंस को करना पड़ेगा यूज। स्टार्ट करें। तो आता है हमारा अगला टाइटल, फंक्शंस यूज्ड फॉर राइटिंग द डेटा इन द बाइनरी फाइल। राइट, फंक्शन, फंक्शंस नहीं है, एक ही फंक्शन है जो डेटा राइट करने का काम करेगा। कौन है वो, क्या है उसकी डिटेल्स, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उसके पैरामीटर्स और बिहेवियर। तो लिसन केयरफुली। फंक्शन का नाम है एफ राइट। राइट, कहाँ का फंक्शन होगा? ऑब्वियस सी बात है, stdio.h का। ओके, तो फंक्शन नेम इज एफ राइट। हेडर फाइल का नाम क्या है? हेडर फाइल का नाम है stdio.h। प्रोटोटाइप क्या है इसकी? प्रोटोटाइप इसकी कुछ ऐसी है। रिटर्न टाइप इसकी एग्जैक्टली बोलूं तो साइज अंडरस्कोर टी है। पढ़ा होगा आपने साइज अंडरस्कोर टी के बारे में, सी लैंग्वेज में पढ़ा है। जब हम लोगों ने डीए में पढ़ा था तब साइज अंडरस्कोर टी के बारे में बातचीत हुई थी। क्या है साइज अंडरस्कोर टी? अनसाइंड इंट का दूसरा नाम है। साइज अंडरस्कोर टी इज एक्चुअली अनसाइंड इंट, तो आप इसे अनसाइंड इंट मान सकते हैं। नाम है इसका एफ राइट और आर्ग्यूमेंट्स ये आपसे लेता है 4। ठीक है, ये चारों आर्गुमेंट ही सारी कहानी को कंट्रोल करेंगे। पहला आर्गुमेंट इसका है वॉइड पॉइंटर, फर्स्ट आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट ये जो आपसे लेता है, ये लेता है साइज अंडरस्कोर टी। राइट, तीसरा आर्गुमेंट जो ये लेता है वो भी लेता है ये साइज अंडरस्कोर टी, और चौथा आर्गुमेंट ये लेता है फाइल पॉइंटर। 4 आर्गुमेंट हैं इसके। सबको मैं एक एक नाम दे देता हूं। एक को दे देता हूं ए, एक को दे देता हूं बी, एक का नाम रख देते हैं सी और एक का नाम रख देते हैं डी। चारों आर्गुमेंट को एक एक नाम दे दिया मैंने, ए बी सी डी। अब इसमें से कौन क्या डिनोट कर रहा है? ठीक है, डिस्क्रिप्शन अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। पहला, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है दैट इज ए। ठीक, ये बताता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल का एड्रेस जिसका डेटा हमें फाइल में लिखना है। whose data we have to write in the file। डेटा मतलब वैल्यू। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइल में लिखनी है, यहां क्या पास करेंगे? उस वेरिएबल का पास करेंगे एड्रेस। या इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक ही फंक्शन है, वही कैरेक्टर लिखेगा, वही इंटीजर लिखेगा, वही स्ट्रिंग लिखेगा, वही एरे लिखेगा, वही स्ट्रक्चर लिखेगा, सब वही लिखेगा। इसलिए उसका आर्गुमेंट टाइप वॉइड पॉइंटर है। पढ़ा है सी में वॉइड पॉइंटर आपने? जरूर पढ़ा होगा। वॉइड पॉइंटर इंडिकेट करता है किसी भी एड्रेस को। जब भी सी प्रोग्रामिंग में हमें सारे ही एड्रेसेस एक सिंगल पॉइंटर के थ्रू रिप्रेजेंट करने होते हैं, तो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में वॉइड पॉइंटर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा वॉइड पॉइंटर। तो यहां पर आप किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पास कर सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं किसी भी, तो मतलब किसी भी कैरेक्टर से लेकर स्ट्रक्चर तक किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आप यहां एज फर्स्ट आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, कौन सा एड्रेस? मेमोरी एड्रेस, रैम एड्रेस, जो आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से मिल जाता है। समझ आ गया? आगे बढ़ूं? ठीक है,
अब सेकंड आता है, जो सेकंड आर्गुमेंट है दैट इज बी। ये क्या है? तो ये बताता है फाइल में आपको कितनी बाइट्स राइट करनी है। पहले आर्गुमेंट से आपने एड्रेस तो बता दिया, अब इस एड्रेस से शुरू करके हाउ मेनी बाइट्स नीड टू बी रिटन इन द फाइल। सो व्हाट डज सेकंड आर्गुमेंट इंडिकेट? वी से दिस इंडिकेट्स नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटन इन द फाइल। फाइल में कितनी बाइट्स का डेटा राइट होना है। तो अंदाजा लगाइए, अगर आप एक फ्लोट लिख रहे हैं तो कितनी बाइट लिखेंगे? 4। कैरेक्टर लिख रहे हैं तो कितनी लिखेंगे? 1। तो इसका मतलब यहाँ साइज ऑफ आना चाहिए सेकंड आर्गुमेंट की जगह पर। ये सेकंड आर्गुमेंट की जगह पर हम जिस भी वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं उसका पास करेंगे साइज ऑफ। तो अगर हमने फर्स्ट आर्गुमेंट की जगह पे पास करा हुआ है एड्रेस ऑफ ए और ए हमारा इंटीजर है, तो फिर हम सेकंड आर्गुमेंट में लिख देंगे साइज ऑफ इंट या साइज ऑफ ए। आ रही है बात समझ? इससे आप बता रहे हैं आप कितना डेटा फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं बाइट्स में। थर्ड आर्गुमेंट क्या है जिसको हम सी बोल रहे हैं? थर्ड आर्गुमेंट बताता है ऐसे कितने एलिमेंट फाइल के अंदर राइट करने हैं। दिस इंडिकेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ईच ऑफ बी बाइट्स। गौर करिएगा, सेकंड आर्गुमेंट के साइज को बोला जा रहा है यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ईच ऑफ बी बाइट्स टू बी रिटन इन द फाइल। तो आप बताइए, अगर आप एक वेरिएबल को फाइल के अंदर राइट करेंगे तो ये थर्ड आर्गुमेंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये थर्ड आर्गुमेंट 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक एरे को लिखेंगे, इमेजिन करिए अगर आप फाइल के अंदर एक एरे लिख रहे हैं तो ये फिर एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि n हो जाएगा। हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलिए, हो जाएगा? ठीक है। देन कम्स द फोर्थ केस। चौथा सिंपल है, द फाइल पॉइंटर in which data needs to be written, in which data needs to be written, right? The file indicated by file pointer in which the data needs to be written। ठीक है, अब इस पूरे को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए मेरे पास एक इंटीजर a है जिसकी वैल्यू है 25 और मुझे इसे फाइल के अंदर राइट करना है। तो मैं क्या कहूंगा? सपोज कर लीजिए फाइल मैंने ओपन कर ली है, तो मैं पूरा कोड नहीं दिखा रहा हूं। इमेजिन कर लीजिए अपन ने फाइल को ओपन कर लिया है। नाउ आई वांट टू राइट दिस इंटीजर इन द फाइल। सो व्हाट विल आई से? आई से एफ राइट करना है। ओके, किसको राइट करना है? ए के एड्रेस का डेटा राइट करना है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी एड्रेस ऑफ ए। ए के एड्रेस से कितना डेटा राइट करना है? तो जवाब है साइज ऑफ इंट जितना डेटा राइट करना है। ओके, एक बार में ऐसा कितना डेटा राइट करना है? तो फिलहाल तो एक ही वेरिएबल है तो एक ही वैल्यू राइट करनी है। और कहाँ राइट करना है? राइट करना है एफपी में। वेट डायग्राम अगर समझने की कोशिश की जाए, इमेजिन करिए ये आपकी मेमोरी है, रैम के अंदर ये आपका वेरिएबल ए है, ए के अंदर पड़ा हुआ है 25। इमेजिन करिए ए का अपना मेमोरी एड्रेस 3000 है, तो ए ऑक्यूपाई कर रहा होगा 3004 यानी 4 बाइट की जगह। ठीक, ये आपकी फाइल है। ठीक, जिस फाइल से कनेक्टेड है हमारा एफपी नाम का फाइल पॉइंटर, और ये इस फाइल के अंदर का राइट पॉइंटर है जो बिल्कुल बिगिनिंग पे होगा। जब आप कहेंगे एफ राइट एड्रेस ऑफ ए साइज ऑफ इंट कॉमा 1 कॉमा एफपी, तो सी लैंग्वेज ए के एड्रेस पे जाएगी। ए का एड्रेस कितना है? 3000 है, तो सी विल गो टू 3000। 3000 से एक इंटीजर की साइज जितना डेटा पिक करेगी, मतलब ये पूरा डेटा पिक करेगी और ये पूरा डेटा यहां लाकर राइट होगा। मैं दिखा आपको 25 रहा हूं, लेकिन लिखा जाएगा इन बाइनरी मोड। राइट, ये 25 नहीं है, ये एक्चुअल में बाइनरी स्टाइल में लिखा जाएगा। ओके, ये बाइनरी मोड में होगा और फाइल का जो इंटरनल पॉइंटर होगा वो आ जाएगा एक इंटीजर की साइज जितना आगे। कितना आगे? 4 बाइट आगे। 4 बाइट की छलांग लगाकर वो आगे की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से इमेजिन करिए अगर मेरे पास इसी प्रोग्राम में एक फ्लोट होता,
फ्लोट बी, और उसके अंदर मैंने स्टोर करा होता 3.14, और फिर मैंने इसको फाइल में राइट करा होता, तो मैं बोल रहा होता फाइल पॉइंट एफ राइट फॉलोड बाय एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया। सेकेंड आर्गुमेंट की जगह हम लिखते साइज ऑफ फ्लोट, थर्ड आर्गुमेंट की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर 1, और फोर्थ हमारा होता एफ पी। तो अगर मैं मान लूं कि फ्लोट ये है मेरा मेमोरी के अंदर बी, अगर मैं मान लूं इस बी का मेमोरी एड्रेस 4000 है और 4004 तक है, और इसके अंदर वैल्यू 3.14 स्टोर्ड है फ्लोट फॉर्म में, तो इस वक्त जहां फाइल पॉइंटर है, कितना दूर है फाइल पॉइंटर बिगनिंग ऑफ फाइल से? 4 बाइट दूर। उस जगह पर लिखा जाती फ्लोट की वैल्यू, ये वाला फाइल पॉइंटर पुश हो जाता आगे की तरफ, और इसी 25 के जस्ट बाद लिखा जाएगा ये पूरा फ्लोट। फाइल पॉइंटर यहाँ कितनी दूर बिगनिंग से? बिगनिंग से 8 बाइट्स दूर आ जाता। ये भी डेटा किस फॉर्म में होता? ये भी डेटा होता इन बाइनरी फॉर्म। समझ आई बात? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आया? ठीक है, अब इसकी रिटर्न वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न ये करता है जो आप इसको थर्ड आर्गुमेंट देते हैं वही। मतलब अगर इसने सक्सेसफुली डेटा राइट करा, तो जो आपका थर्ड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वही रिटर्न करेगा। और अगर ये सक्सेसफुली डेटा राइट नहीं कर पाया, कोई दिक्कत गई इसकी तरफ से, तो ये आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू रिटर्न करेगा जो आपके थर्ड आर्गुमेंट से डिफरेंट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रिटर्न वैल्यू क्या है इसकी? रिटर्न वैल्यू के बारे में बोला जाता है इफ एवरीथिंग इज सक्सेसफुल, सब अगर बढ़िया है, देन एफ राइट returns number of items written, which is the third argument passed to it। तो हमने थर्ड आर्गुमेंट क्या पास करा है हमारे एग्जांपल्स में? जल्दी बोलिए। हमने हमारे एग्जांपल में थर्ड आर्गुमेंट 1 पास करा है, तो हमारे एग्जांपल्स में ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अदरवाइज जो भी हम पास करते, ये अगर उतना डेटा लिख पा रहा है तो ये जरूर वही वैल्यू रिटर्न करता। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज इट रिटर्न्स सम अदर वैल्यू। अब वो कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी 100, इट कुड बी 300, 2, 5, 10, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट ये कुछ डिफरेंट वैल्यू रिटर्न करेगा जो आपके थर्ड आर्गुमेंट से अलग होगी। समझ आई बात? आगे बढ़े। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं, अगर हमें फाइल में एरे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। लेट्स इमेजिन मेरे पास ये एक एरे है INTARR5, एरे इज हैविंग 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, ये मेरे एरे का मेमोरी डायग्राम है। वी ऑल नो दैट ये मेमोरी में कैसा होगा। ये कंप्लीट एक 20 बाइट्स का ब्लॉक होगा, पर इंटीजर 4 बाइट मानते हुए। ये इसके 5 सेल होंगे, 0 से लेकर 4 तक इंडेक्सेस होंगे। डेटा इस एरे के अंदर होगा 10, 20, 30, 40, 50। इस एरे का 5000 है, नाम एरे का ARR है, और आपको इस फाइल में इस एरे को राइट करना है। कितने तरह से राइट कर सकते हैं इसको? इसको आप 2 तरह से राइट कर सकते हैं। क्या कि 2 तरीके हैं इसको लिखने का। पहला तरीका, ठीक है, फर्स्ट वे, आप लिखेंगे एफ राइट। ठीक, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा? फर्स्ट आर्गुमेंट होगा एरे का नाम। एरे का नाम ही तो उसका बेस एड्रेस होता है। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट, इस बेस एड्रेस से आपको कितने कितने बाइट्स लिखनी है, तो मैं बोल दूंगा साइज ऑफ इंट जितनी बाइट लिखनी है। ठीक है, तो मतलब एक बार में कितनी बाइट उठाई जाएंगी? 4। एक बार में 4। ऐसे आपको कितने पेयर्स लिखने हैं? ऐसे आपको कितने पेयर लिखने हैं? तो मैं बोलूंगा 5 लिखने हैं, यहाँ 5 आ जाएगा। राइट, ऐसे 5 ब्लॉक्स कह दीजिए, 5 पेयर कह दीजिए, 5 एलिमेंट्स कह दीजिए, और यहाँ लास्ट आ जाएगा मेरा FP। एक तरीका ये है।
दूसरा तरीका क्या है इसी बात को कहने का, इसको कहने का एक तरीका और हो सकता है, थोड़ी सी मैथ्स चेंज कर लें हम यहाँ पास करें ARR, यहां पास कर दें साइज ऑफ ARR। कितना है साइज ऑफ ARR? बताओ। साइज ऑफ ARR है 20 बाइट्स, है ना। और ऐसा कितने पेयर लिखने हैं आपको, ऐसे 20-20 बाइट के? तो एक ही लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 और लास्ट आर्गुमेंट आप कर देंगे FP। जो भी आपको पसंद आए वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। होना दोनों का इफेक्ट सेम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सेम नंबर ऑफ बाइट्स फाइल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये पूरा 10, 20, 30, 40, 50 ये पूरा डेटा बाइनरी फॉर्म में फाइल के अंदर राइट होगा, और फाइल का जो इंटरनल पॉइंटर है वो कितना आगे आ जाएगा बिगनिंग से? वो बिगनिंग से 20 बाइट की दूरी पे आ जाएगा, 20 बाइट आगे आ जाएगा। दिस इज हाउ यू राइट डेटा यूजिंग एफ राइट। चलें आगे। अब जो डेटा आप एफ राइट से लिखते हैं उसे कौन पढ़ सकता है? उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन पढ़ सकता है, और वो कौन है? वो है एफ रीड। एफ स्कैनएफ नहीं पढ़ सकता? नो, नॉट एट ऑल। एफ स्कैनएफ, एफ गेटिस, एफ गेटसी सब फेल हैं। उन्हें यूज करा आपने तो या तो नॉनसेंस आउटपुट आएगा, वो तो आएगा ही, और साथ में एरर्स और इंटरनली आने लग जाएंगी। इसलिए जब भी मोड बाइनरी होता है, नेवर यूज एनी ऑफ दोज फंक्शंस जो अभी तक पढ़े हैं। अब नया फंक्शन यूज होगा, फंक्शन यूज्ड फॉर रीडिंग द डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। अगर आपको बाइनरी फाइल से डेटा रीड करना तो आप इस नए फंक्शन को यूज करेंगे। अब मजेदार बात यह है, इन फंक्शंस की प्रोटोटाइप बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। फंक्शन का नाम है fread। इनफैक्ट लेट मी कॉपी दैट एंटायर फाइल। ये पूरा मैं कॉपी कर रहा हूं क्योंकि सारा कुछ fread का fwrite जैसा ही है। बस जहां जहां जरूरत है वहां वहां मैं चेंजेस कर दूंगा। तो प्रोटोटाइप वाइज दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे। बस फर्क क्या है? फर्क इनके ऑपरेशन के डायरेक्शन में। एक मेमोरी से फाइल की तरफ जाता है, दूसरा फाइल से मेमोरी की तरफ आता है। तो मेमोरी से फाइल की तरफ कौन जाता है? मेमोरी से डेटा लो और फाइल में ले जाके स्टोर कर दो। ये कौन करता है? ये एफ राइट करता है। और एफ रीड का काम उल्टा है। एफ रीड कहता है फाइल से डेटा उठाएगा और मेमोरी में लाकर रख देगा। तो पहला चेंज, फंक्शन नेम इज एफ रीड। हेडर फाइल सेम है, प्रोटोटाइप भी बिल्कुल सेम है। सेम बिल्कुल वही 4 आर्गुमेंट हैं, वही रिटर्न टाइप है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ये पहला आर्गुमेंट क्या है, तो आप बोलोगे ये उस वेरिएबल का एड्रेस है जिसमें, ध्यान से सुनना, इन विच द फाइल डेटा नीड्स टू बी कॉपीड। फाइल से डेटा तो पढ़ लेगा ये, पढ़कर अपने पास नहीं रखेगा, पढ़कर आप बताइए कहां रखे, तो आप इसको एक वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप स्कैनएफ को करते हैं। कोई नई बात नहीं है आपके लिए। आप याद करिए, अगर मैं आपसे पूछूं, हम जब स्कैनएफ लिखते हैं तो स्कैनएफ में हम %d के बाद लिखते हैं एड्रेस ऑफ ए। ये क्या होता है, ये क्यों देते हैं हम स्कैनएफ को? तो आप यही बोलेंगे ना, इस वेरिएबल के अंदर यूजर से जो इनपुट आएगा वो स्टोर होगा, हाँ या ना? ये होगा ना, इसलिए एड्रेस ऑफ ए देते हैं। ऐसे ही आप यहां भी एड्रेस पास करेंगे। बस एफ रीड इनपुट कहां से लेगा? यूजर से नहीं लेगा। एफ रीड डेटा उठाएगा फाइल से। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इन विच द फाइल डेटा नीड्स टू बी कॉपीड। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हो गया फाइल से एक बार में कितनी बाइट्स उठानी है, नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रेड फ्रॉम द फाइल। फाइल से कितनी बाइट पिक कर ले, ठीक। थर्ड, ऐसे कितने एलिमेंट्स पिक करें, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रेड। और लास्ट, वो फाइल पॉइंटर जहां से डेटा रीड करना है। सब बढ़िया रहा तो क्या रिटर्न करेगा एफ रीड? बिल्कुल वही करेगा जो एफ राइट करता है। क्या? नंबर ऑफ आइटम्स रेड फ्रॉम द फाइल। नंबर ऑफ आइटम्स रेड विच इज द थर्ड आर्गुमेंट पास। गड़बड़ हो गई कुछ तो क्या करेगा? गड़बड़ हो गई
तो कुछ और आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। अब हम एज्यूम करते हैं हमारी फाइल के अंदर एक इंटीजर और एक फ्लोट लिखा हुआ है। दिस इज आवर फाइल। द फाइल इज हैविंग वन इंटीजर एंड वन फ्लोट। ठीक है, ये एक इंटीजर है, इमेजिन करिए 25, कितने बाइट्स का? 4 बाइट का। और इसी के आगे और कौन है? इसी के आगे हमारा फ्लोट है। वो क्या है? वो वही है 3.140000 ऐसा कुछ। ठीक है, 4 बाइट की जगह इसने ले रखी है, और गौर करिएगा 4 बाइट की जगह इसने ले रखी है। ठीक है, फाइल पॉइंटर कहाँ होगा? अगर हम पॉइंट सोचें रीड कर रहे हैं तो फाइल पॉइंटर बिल्कुल बिगिनिंग में होगा। यहाँ सेपरेटर नहीं चाहिए होते हैं क्या? जैसे कल के लेक्चर में देख रहे थे हम, नहीं चाहिए होते हैं। यहाँ इसलिए नहीं चाहिए, स्पेस या एंटर वेंटर कुछ नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि आप जब रीड करेंगे तो आप बताएंगे ना इतने बाइट पढ़ो। एफ स्कैनएफ को थोड़ी ना अपन बताते हैं कि इतने बाइट पढ़ो। एफ स्कैनएफ को तो अपन बोलते हैं जाओ इंटीजर पढ़ो। और वो बेचारा खुद ही सोचता रहता है कि अब ये 253 इंटीजर है कि 25 इंटीजर है कि 2 इंटीजर है। एफ स्कैनएफ कंफ्यूज होगा इसमें, लेकिन एफ रीड कोई कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आप उसे बताएंगे स्टार्टिंग से इतने बाइट पढ़ के लाओ तो इंटीजर आ जाएगा, इतने बाइट पढ़ के लाओ तो फ्लोट आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब एफ रीड के लिए सो इमेजिन करिए हमारे पास इंटीजर एक्स है। ये भी इमेजिन करिए फाइल को हमने ओपन कर लिया है जरूरी मोड्स के अनुसार। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये जो x है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। x में फिलहाल गार्बेज है, कुछ नहीं है, आपने थोड़ी कुछ डाला है। सो x इज इनिशियलाइज्ड विद गार्बेज राइट नाउ। x का एड्रेस मान लेते हैं 2000 है, 2000 से 2004 तक है। नहीं, अगर आपको सिंपल फाइल हैंडलिंग करनी है तो आप एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ करिए। फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स तो आप एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ से ही सीखते हैं, लेकिन कमर्शियली हम हमेशा एफ रीड एफ राइट ही यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डेटा रीड करके एक्स में कैसे डालेंगे। तो अब मैं लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं लिखूंगा एफ रीड एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा साइज ऑफ इंट कॉमा 1 कॉमा एफ पी। ये क्या हुआ? अब इसका हिंदी वर्जन सुनिए। इसका हिंदी वर्जन कह रहा है फाइल पॉइंटर जहां भी है, कहां पर है फाइल पॉइंटर? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये मैं 4 बाइट वाला पार्ट अब हटा रहा हूं। फाइल पॉइंटर फाइल के बिल्कुल बिगिनिंग पे है, जहां 25 के 2 का बाइनरी लिखा हुआ है। सही बोल रहा हूं? जहां 25 के 2 का बाइनरी, पूरे 25 का जो इनिशियल बाइनरी है वो जहां पर है वहां फाइल पॉइंटर है। फाइन। अब आप एफ रीड को बोल रहे हैं जहां फाइल पॉइंटर है वहां से साइज ऑफ इंट जितना डेटा पढ़ो। साइज ऑफ इंट कितना होता है? साइज ऑफ इंट होता है 4 बाइट। तो ये 4 बाइट है क्या? 25। ये 4 बाइट है, यस। इसके नंबर ऑफ डिजिट्स मत गिनना, याद करो आपने इसको एफ राइट से लिखा था और इसने इसको 4 बाइट की वैल्यू बनाकर लिखा था। तो ये 4 बाइट हो गई, तो 4 बाइट उठाओ। ऐसे कितने पेयर उठाओ? ऐसा एक पेयर उठाओ। ठीक है, उठा लिया। अब क्या करो, इसका ले जाकर एक्स के अंदर स्टोर कर दो। तो ये जो 25 आप देख रहे हैं, एफ रीड इसे क्या करेगा? एफ रीड इसे एक्स वेरिएबल के अंदर ले जाकर स्टोर कर देगा। बिल्कुल वैसे जैसे स्कैनएफ इनपुट लेता है यूजर से और स्टोर किस में करता है? स्कैनएफ इनपुट लेता है यूजर से, स्टोर किस में करता है? स्टोर उस वेरिएबल में करता है जो आप स्कैनएफ को पास करते हैं एज सेकेंड आर्ग्यूमेंट। सही बोल रहा हूं? जो आप स्कैनएफ को पास करते हैं एज सेकेंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर रीड करने का स्टाइल। अब फाइल पॉइंटर कहां पहुंच गया होगा इतना रीड करने के बाद? तो बुद्धि दौड़ाइए, 4 बाइट आगे पहुंच गया होगा। 4 बाइट आगे कौन है? 4 बाइट आगे फ्लोट है। तो फाइल पॉइंटर अब इधर है। अब मैं चाहता हूं वो फ्लोट उठाऊं और अपने y वेरिएबल के अंदर कॉपी कर दूं। तो मैंने एक इंटीजर y लिया, यहां कहा एफ रीड एड्रेस ऑफ y, सॉरी नॉट इंटीजर y, फ्लोट y। फ्लोट y लिया मैंने, फिर मैंने कहा एफ रीड एड्रेस ऑफ y साइज ऑफ फ्लोट
कॉमा 1 कॉमा FP। अब क्या करेगा ये, अब ये फिर 4 बाइट उठाएगा, ठीक है, वो फ्लोट स्टाइल की 4 बाइट होंगी, इन्हें उठाकर कहां राइट करेगा, वेरिएबल y के अंदर राइट करेगा। y का एड्रेस मान लीजिए 6000 है, तो ये पूरा डेटा उठाएगा, राइट, कितने बाइट, 4 बाइट, और उठाकर y के अंदर सेव कर देगा। तो आपको एक और बात समझ में आई होगी, आई, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप जब एफ रीड से डेटा रीड करेंगे तो गौर करिएगा, ऑर्डर वही होना चाहिए जिस ऑर्डर में आपने क्या करा है, डेटा राइट करा है। समझ आ रही है बात, जिस ऑर्डर में आपने डेटा राइट करा है आप उसी ऑर्डर में रीड करेंगे। दैट मीन्स, और सोचिए सिक्योरिटी बढ़ गई है ना, अगर कोई प्रोग्रामर इस फाइल को हैक करने की कोशिश करे, प्रोग्रामर समझ जाए कि अच्छा ठीक है ये बाइनरी फाइल लग रही है और मैंने कोडिंग में बाइनरी फाइल पढ़ना सीखा है, तब भी उसके लिए इस डेटा को रीड करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसे ये तो पता ही नहीं चलेगा कि जो 8 बाइट फाइल की साइज दिख रही है ये 8 कैरेक्टर के कारण दिख रही है, या 2 इंटीजर के कारण दिख रही है, या एक इंटीजर एक फ्लोट है, या एक फ्लोट और 4 कैरेक्टर हैं, क्या है ये, उसे कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि डेटा 8 बाइट बस दिखाएगा फाइल की साइज। इसलिए वही इस फाइल को रीड कर पाएगा जिसने, कंप्लीट करो, वही इस फाइल को रीड कर पाएगा जिसने इस फाइल को लिखा है, राइट, जिसको ये पता है कि फाइल के अंदर क्या है। हालांकि हैकर के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते आंख बंद करके कि सर बिल्कुल यकीन कर लें, फिर कोई खतरा ही नहीं है फाइल पे, नहीं, खतरा अभी भी है। हैकर्स के पास ब्रूट फोर्स नाम की टेक्निक होती है, जिसमें वो एक कोड लिखकर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस फाइल पे डेटा पढ़ने के लगा देंगे। जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उनको डेटा नजर आ गया, वो कॉम्बिनेशन उनका सक्सेसफुल हो जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत टाइम, राइट। कैसे, आप ढूंढना इंटरनेट पे, मैंने नाम बता दिया है, बाकी आप लोग ढूंढो। ब्रूट फोर्स, BRUTE, ब्रूट, FORCE, फोर्स, ठीक है। एक बार इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में चाबी का एक गुच्छा है, इमेजिन करो, मैं ब्रूट फोर्स का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, और आपको एक ताला खोलना है, कैसे खोलोगे बताओ। आपके पास कीज का एक गुच्छा है, ओके, उसमें से कोई एक चाबी उस ताले की चाबी है, तो आप क्या सब ट्राई करोगे ना, वेरी गुड, उसी को बोलते हैं ब्रूट फोर्स। सारी कीज ट्राई करोगे ना आप, उसी को बोलते हैं ब्रूट फोर्स। आ रहा है समझ, तो हैकर सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, राइट। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इतने से सिक्योरिटी हो जाएगी। अगर इतने से सिक्योरिटी हो जाती तो फिर दुनिया में सिक्योरिटी के कोर्सेज नहीं बनते, दुनिया में सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर नहीं बनते, फायरवॉल्स नहीं बनते, IDS नहीं बनते। बट ये सबसे बेसिक लेवल है, सबसे बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है कि आप घर छोड़कर जा रहे हैं तो आपने अपनी तरफ से सुरक्षा का इंतजाम करा है, एक ताला तो लगा ही दिया है दरवाजे पे, ठीक है। ब्रूट फोर्स इज एन एल्गोरिदम, टेक्निक होती है मुनी भी एक, लेकिन सबसे थर्ड क्लास टेक्निक है, राइट। इससे अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल है हैकिंग की, बट ये कोई भी लेमैन भी कर सकता है, जो हैकिंग में नया नया आया हो वो भी ब्रूट फोर्स तो कर ही लेगा, ठीक है। आया समझ में, डेटा राइट और रीड करना। अब जब हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे, अब ये डेटा आपका राइट हो गया है, अगर आपको लगता है सर अब इसको देखेंगे कैसे, देखने के लिए आप यूज करेंगे प्रिंटफ। जब आप लिखेंगे यहाँ %d, तो आपके स्क्रीन के ऊपर 25 शो हो जाएगा, और जब आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिंटफ %f, तो आपके स्क्रीन पे y की वैल्यू शो हो जाएगी। ये वाला प्रिंटफ डिस्प्ले कर देगा 25, और ये डिस्प्ले कर देगा 3.140000, लाइक दिस। प्रैक्टिकल पे आ जाएं इसके, पूरी थ्योरी के। चलिए अब मैं आपको वही कोड वापस लिख के दिखाता हूं। Someone is asking some question। अनिरुद्ध का क्वेश्चन है, सर फिर ये डेटा हम डायरेक्ट फाइल में जाकर नहीं देख सकते, प्रोग्राम से ही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अनिरुद्ध, प्रोग्राम से ही देखना पड़ेगा। इसीलिए तो आप मुझे बताओ, आप अगर कोई इमेज फाइल लेते हो, मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है आपके कंप्यूटर में, क्या आप उस इमेज को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही देख पाते हो? सोचो, अगर आपको ये लग रहा है सर मैं तो डबल क्लिक करके देख लेता हूँ, तो आप
याद कीजिए, डबल क्लिक करने पर भी एक सॉफ्टवेयर ओपन होता है जो उस इमेज को रीड करके आपको शो करता है, चाहे वो विंडोज का इमेज व्यूअर हो, चाहे वो पेंट हो, कुछ भी हो। सिमिलरली आपके कंप्यूटर में एक MP3 फाइल पड़ी है, गाना पड़ा है एक, उस गाने को आप सुनना चाहते हैं, उस गाने को आप यूज करना चाहते हैं, तो चाहिए ना आपको एक MP3 प्लेयर। ऐसे थोड़ी ना आप नोटपैड में उस गाने को खोल के पढ़ लेंगे, या वर्ड पैड में खोल के पढ़ लेंगे, या MS वर्ड में पढ़ लेंगे। चाहिए ना। तो ये सब क्या है? मीडिया प्लेयर क्या है? मीडिया प्लेयर, विंडोज इमेज व्यूअर, ये क्या है? ये स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग तरीके की फाइलों को रीड करने के लिए बनाए गए हैं। यस और नो? ऐसे ही हमारा प्रोग्राम होगा, वो हमारी फाइल को रीड करने का काम करेगा, हमारी बाइनरी फाइल। आया समझ? क्लियर हो गया अनिरुद्ध? इसलिए जो लिख रहा है उसे जैसा पता है वैसे ही वो फाइल को पढ़ पाएगा। ठीक है? ऐसे हर कोई हर फाइल को नहीं पढ़ सकता। जैसे हम और आप बाइनरी फाइल, मैं और आप MP3 फाइल पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, अभी तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करें तो पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि MP3 दुनिया भर का नोन फॉर्मेट है। जब MP3 फॉर्मेट में कोई गाना सेव होता है तो एक फिक्स एल्गोरिदम होती है जो फॉलो की जाती है। आप इंटरनेट पे ढूंढें, आपको एल्गोरिदम मिल जाएगी, जिसमें बताया जाएगा शुरू में हेडर डिटेल्स होती हैं, फिर एक्चुअल गाना होता है, फिर फुटर में गाने की डिटेल्स होती हैं, लास्ट की 128 बाइट्स में MP3 गाने की। इसलिए दुनिया के किसी भी सॉन्ग को दुनिया का कोई भी MP3 प्लेयर प्ले कर लेता है? बताओ। आप लोग किसी भी MP3 प्लेयर में किसी भी MP3 गाने को प्ले कर पाते हो ना? क्यों कर पाते हो? क्या वो MP3 गाना उसी कंपनी ने बनाया है जिसने वो MP3 प्लेयर बनाया है? नहीं। MP3 सॉन्ग की MP3 फाइल्स तो आप यूट्यूब से डाउनलोड करते हो कन्वर्टर्स के थ्रू, कहीं और से अरेंज करते हो, लेकिन प्लेयर वाली कंपनी तो दूसरी है, तो वो कैसे पढ़ पाती है? क्योंकि ये कॉमन फॉर्मेट है, एक कॉमन एल्गोरिदम है जो MP3 बनाते वक्त और MP3 पढ़ते वक्त फॉलो की जाएगी। ऐसा ही आप में से जो लोग वेब डेवलपमेंट में, आप जानते होंगे, इसीलिए वहां पर HTTP प्रोटोकॉल एल्गोरिदम यूज होती है। जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करके ब्राउजर डेटा भेजता है, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके सर्वर उस डेटा को रीड करता है। तभी तो सर्वर और ब्राउजर आपस में बात कर पाते हैं। आ रहा है समझ? है ना? राइट। इसलिए बाइनरी फाइल्स पढ़ना वो अपने आप में बहुत सारी चीजें लेकर है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल आप देख रहे हैं जिसमें आप टेक्सचुअल डेटा को बाइनरी बनाकर लिख रहे हैं। चलें आगे। तो फिर ये एक्सेल फाइल पार्थ का कुछ क्वेश्चन है, सर अगर 25 एफ पुटेस से लिखा होता तो 25 कितने बाइट्स का होता रीड करते टाइम? 25 को एफ पुटेस से लिखोगे तो 25 2 बाइट का होगा बेटा। एफ पुटेस तो हर चीज को एज अ स्ट्रिंग लिखेगा ना। पहली बात तो 25 एफ पुटेस से लिखा कैसे तुमने पार्थ, ये बताओ मुझे। मुझे 25 आपने एफ पुटेस से लिखा कैसे, ये समझाओ जरा। एफ पुटेस आर्गुमेंट में कैरेक्टर का एरे लेता है, तो क्या आपने कैरेक्टर के एरे में 25 रखा है? जल्दी जल्दी जवाब दो पार्थ। अगर आप कह रहे हो हाँ सर मैंने कैरेक्टर के एरे में 25 रखा है, तो फिर सोचो 25 रहा ही कहाँ। अगर एक कैरेक्टर एरे में 25 गया तो वो 25 रहा क्या, या वो 2 और 5 बन गया? वो एक्चुअल में 2 और 5 में स्प्लिट हो गया। तो फाइल में क्या गया? फाइल में 2 और 5 गए, एक एक बाइट के दोनों। तो 25 तो बचा ही नहीं ना वो, अगर आप टेक्निकली सोचो तो। है ना? तो अगर आपको इस 25 को फाइल में लिखना है, सुन लो ध्यान से, इस 25 को फाइल में लिखना है, तो पहली बात, क्या ये चलेगा एफ पुटेस ए कॉमा एफ पी? हरगिज नहीं चलेगा, ये सिंटेक्स एरर दे देगा। एफ पुटेस का जो आर्गुमेंट होता है वो कैरेक्टर पॉइंटर होता है, ए कैसे दे दोगे आप? तो ये तो आउट, रेस से ही बाहर है ये तो। अच्छा ये चलेगा क्या एफ प्रिंट एफ पी कॉमा %d कॉमा ए 25 लिखने के लिए? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये ऐसे लिखेगा 2 और ऐसे लिखेगा 5। ये ऐसे फाइल में जाकर राइट करके आएगा। ठीक है? और अगर आप इसको यूज करते हो, एफ राइट एड्रेस ऑफ ए साइज ऑफ ए या इंट कॉमा 1 कॉमा एफ पी, तो ये इस 25 को फाइल में लिखेगा, लेकिन किस फॉर्म में? 1100 बाइनरी फॉर्म में, जो भी इसका बाइनरी बनता है। आया समझ? क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को आप चेक करिए, मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं।
तो मैं इस फाइल का नाम कर देता हूं maths2, यहां कर देता हूं WB। ओके, और अभी अभी अपन ने पढ़ा, ये हो जाएगा हमारा f राइट फॉलोड बाय एड्रेस ऑफ पाई फॉलोड बाय साइज ऑफ पाई फॉलोड बाय 1 कॉमा fp। यही हो गया ना चेंज? बस हो गया है बाइनरी मोड। जल्दी जल्दी बोलिए, हो गया? और एक्सटेंशन में मत जाइएगा, एक्सटेंशन आप कुछ भी रख सकते हैं। आप इसका एक्सटेंशन HTML रख दें, MP3 रख दें, DAT रख दें, MP4 रख दें। मैंने TXT रखा हुआ है, इट हार्डली मैटर्स। हालांकि जनरली आप देखेंगे किताबों में, ट्यूटोरियल्स में बाइनरी फाइल्स का एक्सटेंशन डैट रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि डैट से वो लोग डेटा इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। बट ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यही एक वैलिड एक्सटेंशन है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी एक्सटेंशन MP बाइनरी फाइल का दे सकते हैं जो आपको देना हो। तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक्सटेंशन TXT ही दे रहा हूँ। इससे हमें नोटपैड का आइकन दिख जाएगा फाइल पे। बस इतना ही फायदा होगा कि इस पे नोटपैड का आइकन दिख जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो नोटपैड खुलेगा। हाँ, नोटपैड खुलेगा भी, बट जब नोटपैड इसको पढ़ने की कोशिश करेगा तो कुछ और ही दिखेगा आपको स्क्रीन पे, ना कि 3.14 दिखेगा। सो नाउ लेट्स रन इट। डैट मतलब डेटा, डैट का मतलब होता है डेटा। हाँ, WB के पहले डबल कोट। ठीक है, अब इसको रन करा अपन ने, रन करा, इसने भी बोला, इसने भी फाइल सेव कर दी है। आइए जरा चेक करिए डी ड्राइव में जाकर maths2.txt को, और आपको समझ आ जाएगा दोनों के कंटेंट देखकर। सबसे पहले तो मैथ्स और maths2 दोनों की साइजेस देखते हैं एक बार। फिर मैथ्स 8 बाइट की है ना, ये पुरानी वाली मैथ्स है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। ये maths2 है, इसकी साइज देखिए कितनी आ रही है। इसकी साइज आ रही है 4 बाइट। राइट, फाइन। अब आप डबल कोड करके मैथ्स को डबल क्लिक करके ओपन करिए। मैथ्स का डेटा पढ़ने में आ रहा है, ये मैथ्स है, maths2 नहीं है, ये आ रहा है। अब आप maths2 को खोलिए। कैन एनीवन इन द वर्ल्ड प्रिडिक्ट कि ये पाई है? पहली नजर में कुछ समझ आ रहा है कि ये पाई लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, और आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ 0 1 आएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अरे सर मुझे तो लग रहा था यार मुझे 3.14 का बाइनरी नजर आएगा। गलत सोच रहे हैं आप, वो बाइनरी है, लेकिन नोटपैड तो अपनी आदत से मजबूर है ना। जब नोटपैड उस बाइनरी को पढ़ेगा तो वो अपने स्टाइल में कन्वर्ट करेगा। जैसे इमेजिन करिए अगर इस कोड को मैं ब्राउजर में खोलूं, इस फाइल को, तो ब्राउजर इसे HTML की तरह देखने की कोशिश करेगा, करेगा ना। अपनी अपनी आदत से हर सॉफ्टवेयर मजबूर है ना। तो नोटपैड सोच रहा है कि ये एक टेक्स्ट फाइल है, मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो वो 3.14 की बाइनरी को टेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह से आंसर एब्सर्ड आ रहा है। समझ आया? नहीं, नहीं कर पाएंगे आप। नोटपैड प्लस प्लस से भी अगर पढ़ेंगे, ये रहा नोटपैड प्लस प्लस, वो भी है मेरे पास। लेट्स ओपन इट। ठीक, चेक करिए, वो रहा नोटपैड प्लस प्लस, वो भी यही दिखा रहा है आपको। बेटा वो डिपेंड करता है आप कौन से सॉफ्टवेयर से खोल रहे हो। हाँ, तो कोड लिखना पड़ेगा ना फैजल, इतनी देर से क्या समझा रहा हूं मैं। फैजल पूछ रहा है फिर हम इसको पढ़ेंगे कैसे? अरे पढ़ने के लिए ही तो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फैजल, प्रोग्रामर ही तो पढ़ेगा। आई बात समझ? हुआ क्लियर? बाइनरी पैटर्न ऐसे नहीं मिलेगा प्रगति। यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द एक्चुअल बाइनरी पैटर्न, वो तो रैम में है। ठीक है, क्लियर हो गया? बाइनरी ही देखना हो पॉसिबल नहीं है नेहा। बाइनरी आपकी हार्ड डिस्क पे है, आप क्या हार्ड डिस्क से अपनी एप्लीकेशन से डेटा रीड कर सकते हो? फिर बनाओ एक ऐसा पॉइंटर बनाओ जो हार्ड डिस्क में जाकर फाइल के डेटा को पॉइंट करे। फिर आप हार्डवेयर लेवल कोडिंग करो, क्रिएट अ फार पॉइंटर। फार पॉइंटर भी आपको कोड ब्लॉक्स आईडी सपोर्ट करके देगा नहीं। हार्डवेयर के पॉइंटर बनाने हैं तो फार कीवर्ड लगाना पड़ता है। फिर हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर समझो, फिर पता करो वहां आपकी फाइल कहाँ स्टोर्ड है। सो मेनी थिंग्स। पॉसिबल है? नहीं है। ओके, चलें आगे। डन। तो ये थे बाइनरी मोड के फायदे, बाइनरी मोड के बेनिफिट्स, क्यों बाइनरी मोड में काम हमें करना चाहिए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे?
तो अब मैं इसी फाइल को पढ़ने का एक प्रोग्राम बना देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते कैसे हैं। तो लेट्स क्रिएट अनदर फाइल। इस बार ये फाइल रीडिंग का काम करेगी। इसका नाम मैं दे रहा हूं फाइल example12। ठीक है, दोनों को ऑन करा, फिनिश। इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूं और हल्का सा चेंज इसमें करेंगे हम। इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू बी ये आर बी हो जाएगा। यस, ठीक है। देन हम वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट एक्स। यहाँ लिख देंगे एड्रेस ऑफ एक्स, यहाँ लिख देंगे साइज ऑफ एक्स, यहाँ लिख देंगे 1, और अब आप दिखा दीजिए डेटा रेड फ्रॉम फाइल क्या है, इज %f, x दिखा दीजिए, और ये राइट की जगह कर दीजिए f रीड। ठीक, इसको हटाते हैं अपन 11 को। ठीक है, रन करिए। क्या मिस्टेक हो गई, सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, रन कीजिए। फ्लोट एक्स हो गया, साइज ऑफ एक्स हो गया, सेमी कोलन तो मैंने दे दिया है। ओके, कॉमा गड़बड़ है, कॉमा। ठीक है, अब रीड हुआ, और नोटिस करिए उसने आपका एक्चुअल डेटा पढ़ के आपको दिखा दिया। ये वाला प्रिंट एफ लास्ट वाला हटा रहा हूं मैं, तो आपको एक्चुअल दिख जाएगा डेटा। यही था फाइल के अंदर। अब नोटपैड देखिए उसको कैसे दिखा रहा है, और आपका सॉफ्टवेयर उसको कैसे दिखा रहा है। देखिए, ये नोटपैड है और ये आपके सॉफ्टवेयर का आउटपुट है। कंपेयर कीजिए दोनों को, पता लग जाएगा आपको प्रोग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है। समझ में आया? कुछ भी कर सकता है प्रोग्रामर फिर तो। देखो, जो एक आम इंसान के बस के बाहर की चीज है, प्रोग्रामर के लिए कितना आसान है, राइट? इसलिए खूब अच्छे से पढ़ें, खूब अच्छे से कोडिंग करें, दुनिया पे राज करेंगे आप। घर आके लेके जाएगी कंपनी और छोड़ेगी नहीं। हो गया क्लियर? आया समझ? ठीक है, अब अगले लेक्चर में बात करेंगे इसी फाइल में अगर हमें स्ट्रक्चर लिखने हो। हमारा मेन एम तो स्ट्रक्चर लिखना और पढ़ना है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखना पढ़ना हो तो वो आप कैसे करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। कल आइए, कल लेते हैं इससे आगे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कल वेबिनार है, इवनिंग 8 o'clock। स्क्रीनशॉट्स लेने? ओके, ले लीजिए। दिस इज पेज 1। पेज 2। Happy New Year to all of you. A very, very happy and safe New Year. This is page 3. This is page 4. This is page 5. This is page 6. This is page 7. Page 8. हो गया स्क्रीनशॉट्स? मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। बाय बाय, टेक केयर।